हमारा ही वोट बैलेंस है, हमारा ही समाज का उनका साथ है। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं हूँ। जो हमारे आदिवासी समाज का हमारा भाई हैं, उनके ऊपर जिस तरह से घिनौना कृत्य किया, कहीं न कहीं इसको 80% नहीं बल्कि 90% बीजेपी का ही कसूरवार हम मानते हैं। क्योंकि बीजेपी से हम संतुष्ट नहीं हैं। वो हमारे भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल पोस्ट और मैं हूं राजू गुप्ता। 2023 विधानसभा का शंखनाद हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में 2023 का विधानसभा के लिए लगातार बीजेपी हो या कांग्रेस हो या अन्य दल पार्टी हो, लगातार फोकस कर रही है जनता के ऊपर, क्योंकि 2023 विधानसभा जो है बहुत सक्रिय है। क्योंकि 2023 विधानसभा का अगर इतिहास देखा जाए तो 2018 में कांग्रेस ने विजय हासिल की थी और 18 महीने ही सरकार उनकी रह पाई थी और बीजेपी ने पुनः वापसी कर ली थी। अगर मैं कहूं तो बीजेपी के पास कार्यकर्ताओं को खरीदा गया, ऐसा कांग्रेस का आरोप था। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे ही यहां से गए, उसके बाद बीजेपी ने सरकार पुनः बना ली। अब क्या स्थिति होगी 2023 का, इसका सर्वे भी लगातार हम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें सीधी जिले की, तो सीधी जिले का सिहावल विधानसभा एक ऐसा है जहां पर टक्कर चौतरफा दिख रहा है। क्योंकि एक तरफा जो अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस का यहां पर गढ़ कह रहा है, सिर्फ 5 साल का ही बीजेपी को मौका मिला। इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी की मैं बात करूं या फिर मैं बात करूं आम आदमी पार्टी की या फिर मैं बात करूं किसी और दल की, तो यहां पर शक्ति नजर नहीं आ रही। बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी अपनी यहां पर जमीन तलाशते नजर आ रही है। लेकिन कहीं न कहीं पर देखा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी से कौन प्रत्याशी है, आम आदमी से कौन प्रत्याशी है, बीजेपी से कौन होंगे, संशय बना हुआ है। लेकिन प्रचलित अगर मैं बात करूं सिहावल विधानसभा में लगातार जो एक्टिव रहती हैं, तो उस महिला से मैं आपका परिचय कराऊंगा, उनका नाम आपको बताऊंगा और उनसे रूबरू कराऊंगा आखिर में चुनाव में क्यों उतरना चाहती हैं और क्या उनकी मंशा है। आइए हम डायरेक्ट उनसे जुड़ते हैं। सभा में जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि एक महिला प्रत्याशी लगातार प्रयास कर रही है, उनका मंशा क्या है, उनकी इच्छा क्या है और वो सिहावल विधानसभा में क्या चुनाव लड़ेंगी, कहीं ना कहीं पर प्रश्न चिन्ह बढ़ा हुआ है और कई बार एक्टिव भी रह चुकी हैं। मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं रानी वर्मा जी, जो लगातार बहुजन समाज में एक्टिव रहती हैं और इनको राजनीतिक दल में कैसे आने का शौक पड़ा और सिहावल विधानसभा में क्या आप प्रत्याशी रहेंगी, कहीं न कहीं से बहुत सारे सवाल हैं। आइए हम सीधे उनसे जुड़ते हैं। हमारे साथ में श्रीमती रानी वर्मा जी हैं, जो बहुजन समाज से जुड़ी हैं। सिहावल विधानसभा में आप एक्टिव रहती हैं, राजनीति में आने का आपका उद्देश्य क्या रहा? सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आप मीडिया प्रभारी का कि आज आपने अपने चैनल के माध्यम से हमारी बात को रखने का जो मौका दिए हैं, तो बहुत बहुत आपको मैं आभार प्रकट करती हूँ। राजनीति में आने का हमारा कोई पहले से मकसद नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं था, कभी हमने सोचा भी नहीं था। लेकिन अपने समाज में जो हमारे समाज में लगातार शोषण, अत्याचार और बहुत सारी बातें हैं सर, जो देख करके कहीं न कहीं मजबूरन इस राजनीति में कदम रखना पड़ा। और हमारे खासकर समाज में जो हमारे समाज की आज दुर्दशा हम कहें सर, उसको हम दुर्दशा ही कह सकते हैं। तो वो दुर्दशा ना तो इंसान अगर जो सही इंसान है तो ना तो देख सकता है ना तो सुन सकता है। बहुत ही दर्दनाक घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। इसलिए मैं सोची कि किसी न किसी को तो सामने अपने समाज में आना होगा, इसलिए हमने एक दृढ़ संकल्प लिया और राजनीति में हमने कदम रखा है सर। बात की जाए मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी के लिए मध्य प्रदेश के लिए एक नई भूमि होगी। उत्तर प्रदेश में हालांकि मायावती जी ने सरकार बनाई थी, लेकिन अगर मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की कमी रहती है और नया प्लेटफॉर्म बनाना है, तो ये तो चैलेंज आपके लिए रहेगा। सिहावल विधानसभा हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है। जी बिल्कुल सर, मैं मानती हूँ, इस बात को जानती भी हूँ कि कांग्रेस का यहाँ पे 45 साल का जो सत्ता रहा, गढ़ रहा, जो भी आप उसको माने, उस बात से हर कोई वाकिफ है। लेकिन कहीं न कहीं हमारा ही वोट बैलेंस है, हमारा ही समाज का उनका साथ है। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जो हमारे समाज के साथ में लगातार अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, उसको ना तो हमारे माननीय विधायक जी रोक पा रहे हैं और ना ही कोई सत्ताधारी। तो इसलिए वो नाम धराई हमें विधायक नहीं चाहिए। नाम धराई एक घटना का जिक्र करेंगे आप? जी बिल्कुल करेंगे। मैं अपनी ही घटना बताऊंगी सर। हमारे इसी घर में बरसात के महीने में सर करंट उतरता है, बगल में खंभा, जब तार टूटता है तो वहाँ पे जो सरिया है वहाँ पे जब तार टच होता है टूट के, तो मेरे घर में करंट उतरता है। मेरे पड़ोसी गवाह हैं।
हमने माननीय कमलेश्वर भैया जी को एक बार जब इधर से गुजर रहे थे तो मैंने उनकी गाड़ी को रुकवाया और बोला कि दादा भाई ऐसी ऐसी बात है, हम लोग मतलब कभी भी क्षति हो सकती है हमारे घर में, तो कुछ नहीं, हमको एक केबिल का सुविधा मिल जाए यही हमारे लिए बहुत होगा। उन्होंने हमसे वायदा किया था, हमारे दरवाजे के सामने की बात है, तो उन्होंने हमसे वायदा किए थे कि चलिए मैडम कोई बात नहीं, एक हफ्ते के अंदर आपके घर में केबिल लग जाएगी। लेकिन समथिंग 4 साल होने को है, लेकिन आज तक अगर हम ये आवेदन के तौर पे दिए होते, एक एप्लीकेशन के माध्यम से दिए होते, तो हम कह सकते थे कि शायद मेरी बात, मेरी आवाज, मेरा आवेदन उन तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन हमारी उनकी रूबरू बात हुई थी और उन्होंने बोले थे कि ऐसा काम हो जाएगा। लेकिन 4 साल हो गए, अभी तक कोई इसमें विचार विमर्श डिस्कस कुछ भी सामने नहीं आया है। सिर्फ यही उद्देश्य था आपका? नहीं, राजनीति में आने का मेरा ये उद्देश्य नहीं था। देखिए तो होता जाता रहता, कहीं घटी कमी, लेकिन जो हमारे समाज की विडंबना है सर, वो मेरे से देखी नहीं गई। वही विडंबना मैं जानना चाहता हूँ। विडंबना ये है कि जैसे हाल में आपने देखा होगा करौदी गांव में, कुबरी के पास में दसमत कोल, जो हमारे आदिवासी समाज का हमारा भाई है, उनके ऊपर जिस तरह से घिनौना कृत्य किया गया है सर, तो उसको हम ये नहीं कह सकते हो कि वो नशे की हालत में उन्होंने किया है। पहला तो उसमें रीजन ये होगा साफ साफ जो है कि पहला तो एक उनका जो सत्ता का नशा है, सत्ता का नशा, और दूसरा अपने बचाव के लिए अगर वो कहते हैं कि हमने शराब पिया था, तो इस बात से हमारा समाज अथवा हम लोग संतुष्ट नहीं है कि शराब पी करके शराब में इतना भी नशा होता है कि कोई मनुष्य को न पहचान सके। शिवराज सिंह चौहान द्वारा लगातार कार्रवाई की, बुलडोजर चलवा दिया गया, जेल भिजवा दिया गया, तो क्या ये संतुष्ट? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका भी जवाब दूंगी सर। देखिए हमारे देश में संविधान है, जो अपराध करता है उसके लिए ऑलरेडी संविधान बना हुआ है, और जो घनिष्ठ अपराध है उसके लिए हमारे भारत में ऑलरेडी फांसी की सजा बनी हुई है, तो हमें अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं है। मैं इस बात पे विशेष रूप से चर्चा करूंगी आज इस आपके चैनल के माध्यम से, और अगर हमारी आवाज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भैया के पास तक पहुंच पा रही है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे घर में एक व्यक्ति अपराध करता है, उस घर में एक 80 साल की बुढ़ी महिला भी रहती है, उस घर में एक नौजवान लड़की भी रहती है, उस घर में एक ऐसी संतान जो अभी संसार में नहीं आई है, वो घर में पलती रहती है, तो उसका क्या कसूर है? क्या बुलडोजर चलवा देना ही न्याय का मतलब एक रास्ता होता है? बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई वो गलत है, वो बिल्कुल सरासर गलत है। उस कार्रवाई से हमारा समाज अथवा हमारे देश का जितने भी मुखिया लोग जो भी रहते हैं, इस बात से कोई संतुष्ट नहीं है कि बुलडोजर ही एकमात्र वो रास्ता है। कांग्रेस की अगर बात करें, धरना प्रदर्शन पर बैठे, लगातार उनकी मांग रही और उनकी मांगी पूरी हुई, कांग्रेस भी आगे बढ़ी इस मामले को लेकर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूंगी इस बात पे भी थोड़ा सा बात को रखूंगी, कांग्रेस भी ने अपने बात को रखा है वहाँ पे, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि 45 साल का जो एक कहें तो एक इतिहास का अदला बदली होता है, 45 साल मायने रखता है। तो 45 साल में अगर हम नजर उठा के देखें किसी भी क्षेत्र में, हमारे विधानसभा में किसी भी क्षेत्र में देखें, तो उस तरह से आज तक कोई विकास नहीं हुआ है जिस तरह से होना चाहिए। मैं एक बात को बता करके आपको आगे लेके बढ़ूंगी। अभी हाल ही की बात है, मैं आपके खरौली गांव में गई थी ऐसे लोगों से बातचीत करने के लिए, मिलने के लिए, तो वहां पे लोगों ने मुझे पानी पीने के लिए दिया, तो वहां का पानी पूरी तरीके से लाल था। तो मैंने पूछा कि दीदी ये लाल पानी क्यों? तो बोली कि दीदी हम लोग यही पानी रोज पीते हैं। तो मैं बोली क्यों? तो बोली यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ना तो बिजली की सुविधा, ना तो रोड की सुविधा, ना तो पानी की सुविधा, तो हमको क्या चाहिए? हमको रोड चाहिए, हमको बिजली चाहिए, हमको पानी चाहिए एक जिंदगी जीने के लिए। लेकिन आज तक हमारे विधानसभा की जो ये हालत है, बहुत ही दुर्दशा हालत में लोग आज भी जी रहे हैं। ये हमारे लिए वर्तमान विधायक के लिए एक लज्जा की बात होनी चाहिए। आप जी को किस नजर से देखती हैं? देखिए वो हमारे लिए एक सम्मान के पात्र हैं, हमारे लिए एक पूजनीय है, मैं उनका आदर करती हूँ, सम्मान करती हूँ, और साथ में कमलेश्वर भैया जी का भी मैं आदर सम्मान करती हूँ। लेकिन जिस तरह से पब्लिक का ध्यान उनको देना चाहिए, तो वास्तविकता यही है कि पब्लिक उनसे संतुष्ट नहीं है। पिता और पुत्र में की राजनीति में क्या अंतर है? बिल्कुल अंतर है। हमारे माननीय इंद्रजीत अंकल जी जब कभी रास्ते से गुजरते थे, तो बराबर छोटा हो बड़ा हो बराबर मान सम्मान वो देते थे, और एक उनमें खूबी बोलिए, क्वालिटी बोलिए, जो भी बोलिए, अगर हमारे समाज में, अन्य समाज में, किसी भी समाज में कोई दैवी गति, कोई दुर्घटना हो जाती थी, तो वो 2 मिनट का समय ही सही, लेकिन वो निकाल करके जरूर उसके दरवाजे पे पहुंचने की कोशिश करते थे। एक क्वालिटी थी उनमें। बात करूं सिहावल विधानसभा की, जी, शिक्षा को कितने % देंगे आप?
मैं कहती हूँ कि परसेंटेज में बताइए कितने परसेंट देंगे आप? मैं शिक्षा को 100 के 100% देना चाहती हूँ। शिक्षा की व्यवस्था यानी पूरी है? पूरी है बिल्कुल। यानी नहीं यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है अभी। मैं सिहावल विधानसभा की सिहावल विधानसभा में देखिए सर, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज भी ऐसे समाज में लोग हैं जो अपने लड़कों को, बच्चों को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं है। परसेंटेज में परसेंटेज बस 70 ही समझिए सर। स्वास्थ्य के मामले में किसी सिहावल में कितना देंगी? 70 ही समझिए सर, इससे ऊपर नहीं कह सकती मैं, क्योंकि मैं यही रोज करती 30% की कमी है। 30% की कमी है सर यहाँ पे। बेरोजगारी की अगर बात करें, बेरोजगारी तो आप देख ही रहे हैं सर, 30% अगर है तो 70% की कमी है बेरोजगारी में, कुछ भी नहीं, बिल्कुल शून्य है। अगर किसी के मामले पे कहें तो कृषि। अच्छा ठीक है सर, मैं कहना चाहती हूँ कि कृषि जो आज का वातावरण आप देख ही रहे हैं, बारिश की कमी है, उसमें लोग अपने मेहनत से जैसे तैसे करके जुगाड़ करके पैदावार तो कर ले रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनको सुविधा चाहिए पानी का, नहर का, टाइम पे वो भी सुविधा उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है सर। आते हैं बीजेपी की ओर। जी, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है जी। सिहावल विधानसभा में अगर हम बात करें तो सिहावल विधानसभा कांग्रेस का रह गया है। सीधी की अगर बात करें और तो मैंने सीधी जिले की अगर बात करें 3 पे बीजेपी का कब्जा है, 1 पर सिहावल का कब्जा है। तो बीजेपी को आप क्या मानती हैं? क्या बीजेपी का इसमें कसूर नहीं, क्योंकि सरकार तो केंद्र और राज्य दोनों में है? बिल्कुल कसूर है उसका, और जो आज देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं इसको 80% नहीं बल्कि 90% बीजेपी का ही कसूरवार हम मानते हैं, क्योंकि बीजेपी से हम संतुष्ट नहीं हैं। वो हमारे भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है और कहीं ना कहीं वो प्रताड़ित कर रही है पब्लिक को। पब्लिक बीजेपी से संतुष्ट नहीं है। पब्लिक जिस तरह से बीजेपी को ऊंचे सिंहासन पे लेकर गई थी, क्षणिक भी समय नहीं लगेगा 2024 में उसको नीचे उतारने में। मोदी और शिवराज जी की में क्या अंतर है? देखिए, एक तरफ तो मैं कहना चाहूंगी, मैं सबसे पहले पार्टी को छोड़ती हूँ, मैं एक अपने भारत पे आती हूँ। मैं भारत की एक महिला हूँ और महिला होने के नाते मैं अपनी बात को रखना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी एक तरफ कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन दूसरी तरफ उसी बेटी का ना तो कहीं आदर है ना तो कहीं सम्मान है। इस बात से हम ये नहीं कह सकते कि मोदी से हम संतुष्ट हैं या तो हम शिवराज सिंह मुख्यमंत्री से संतुष्ट हैं। अब 2023 का है तो रानी वर्मा जी का सिहावल विधानसभा में क्या रहेगा रुख? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने समाज को गठित कर रहे हैं, संगठित कर रहे हैं, और जो आज के बहरूपीय उनको 1000 रुपए में 1500 रुपए में जो लालच देते हैं, वोट खरीदने का काम करते हैं, तो सबसे पहले तो एक जिम्मेदार औरत होने के नाते मैं फील्ड में आई हूँ उनका अधिकार बताने के लिए, उनका वजूद बताने के लिए। हमारा वोट पौवा, पंचवा, 1000, 1500 का कीमत नहीं है। हमारे पब्लिक जागरूक हो जाए और अपने सही वोट का इस्तेमाल करे और अपने समाज का सहारा लेकर सही सरकार बनाए, जिससे उनका और उनके समाज में आने वाली पीढ़ी में भला हो सके। तरीके से आप महिला हैं, आप देख रही हैं महंगाई पर क्या करेंगी? टमाटर का रेट आसमान छू रहा है, सरसों का तेल आसमान छू रहा है, एक गृहिणी भी आप हैं, तो क्या कहना चाहेंगी महंगाई के बारे में? देखिए, ऐसा तो इससे पहले आज तक कभी नहीं हुआ। बीजेपी की सरकार में ही सब देखने को मिल रहा है कि 200 रुपए टमाटर है, जिसको हम तो अपनी ही बात नहीं कर सकते कि एक आधा पाव भी टमाटर खाने की हमारी औकात प्रेजेंट टाइम की है, हमारे लिए सोना के बराबर हो गया है। तो हम कहना चाहते हैं कि जो गरीब हैं उनके घरों में एक बार झांक के देख लिया जाए कि अगर वो सुबह खाना खाते हैं तो शाम के लिए उनको सोचना पड़ता है। कि महंगाई से कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, ये एकदम से गलत है। ऐसा बीजेपी के सरकार में पहली बार देखने को मिल रहा है, इससे पहले कभी हुआ नहीं है। बहनी योजना अगर हम कहें शिवराज जी के 1000 दे रही, किस नजर से देखते हैं यार? ये 1000 देने का मेन मकसद चुनाव समय पे क्यों आया? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी आवाज को और ऊंचा करते हुए बोलती हूँ कि अगर हमारी आवाज माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच पा रही है तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आपकी सरकार को 15 से 18 साल हो रहे हैं। अगर हम बहनों का इतना ही उनको ख्याल था तो शुरू से ये योजना क्यों नहीं? और उनसे मैं एक बार फिर से कह देना चाहती हूँ कि 1000 रुपए में मेरे भैया मेरा घर चलने वाला नहीं है। कम से कम इसको कम से कम आप 10,000 तक कर दीजिए तो अपने घर को आसानी से चला पाएंगे। और एक तरफ से हम कहें तो हमारे लिए एक ये हमदर्दी या तो अपने बहनों का प्यार ये नहीं है, ये हमारे माननीय भैया जी मुख्यमंत्री जी, उनको ये ज्ञात हो चुका है कि हम महिलाओं का, हम बहनों का दिमाग कमजोर होता है, तो वो 1000 रुपए दे करके हमारे दिमाग को कमजोर करके एक वोट बैलेंस खरीदने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि वो 1000 दे रही हैं तो मैं 1500 दूंगा, तो क्या किस नजर से देखती हैं कि इस प्रकार से अगर रेटिंग करना है कि वो अगर उतनी दे रही हैं तो मैं बढ़ूं? बिल्कुल,
देखिए, ये किसी के लिए चैलेंज का विषय नहीं है कि कोई 1000 दे रहा है तो कोई 1500 दे। मैं कहना चाहती हूँ सत्ताधारियों से भी और जो अभी सत्ता में नहीं है उनसे भी कहना चाहती हूँ कि यदि आप लोग सही तरीके से काम करना चाहते हैं तो पब्लिक को संतुष्ट करें। ये 1500 का और 1000 रुपए का आप लालच न दें, भरवामे में ना आए। क्यों आज ही सबको ख्याल आया है कि हम वो 1000 देगा तो हम 1500 देंगे। हमारे विधानसभा सिहावल में 45 साल का इतिहास है और कई वर्षों से कांग्रेस में सरकार सत्ता में रह चुकी है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आज तक हमारे नजरिए से अगर मैं देख रही हूँ, जितना आज मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, आ रही हूँ, जा रही हूँ, जितना मैं देखने को पा रही हूँ, उस हिसाब से न तो कांग्रेस ने कहीं पे विकास किया है और न ही बीजेपी ने कहीं पे विकास किया है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये इनके लिए तो यही हम कह सकते हैं और कुछ नहीं। तो आप हमारे साथ में जुड़ी हुई थी श्रीमती रानी वर्मा जी, जिन्होंने हमारे हर सवालों का जवाब दिया। जो आपके दिमाग में चल रहा था वो हर सवाल हमने रानी वर्मा जी से पूछा। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2023 विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, अगर मैं बात करूं सीधी जिले के सिहावल विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कांग्रेस का गढ़ हमेशा से रहा है, जैसे कि मैंने आपको कहा। और इस बार कांग्रेस के गढ़ को भेदने के लिए मैंने बहुजन समाज पार्टी से आप हो गई हैं और अन्य दलों से लगातार हैं। अब देखना ये होगा कि टिकट किसको मिलता है, दावेदारी कौन करते हैं, कितना फर्क पड़ता है, क्या फिर से कांग्रेस यहाँ पर सीट बना पाती है या कहीं उलट फेल होता है, देखना दिलचस्प होगा। जिले से मैं राजू गुप्ता, कैमरामैन राज बहोर के साथ।